अभी सोचा मशीन लर्निंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मशीन लर्निंग वही जिसके अंदर डीप लर्निंग भी आता है। उसमें टोटल कितने एल्गोरिदम्स हैं? हम लोग रैंडमली जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किसी भी पर्टिकुलर मॉडल पे या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं या उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हमको रैंडम एल्गोरिदम्स के नाम सुनने मिलते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नियरेस्ट नेबर, KNN, XGBoost, DBSCAN, PCA वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये इतने सारे एल्गोरिदम्स के नाम जब हम रैंडम जगहों पे सुनते हैं तो वो सिर्फ एक चीज करते हैं और वो है कंफ्यूजन क्रिएट करना हमारे माइंड में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक ये है कि हम मशीन लर्निंग के सारे मेजर एल्गोरिदम्स को 15 मिनट में समझेंगे कि कौन से एल्गोरिदम कहां पे यूज होते हैं, किस एल्गोरिदम का क्या मतलब होता है और किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस टाइप के एल्गोरिदम को हमको यूज करना पड़ेगा। तो पूरा देखना वीडियो। आज का ये वीडियो खत्म होने के बाद आप लोगों को जब भी कोई आके बोलेगा ना कि इस पर्टिकुलर मॉडल में, इस पर्टिकुलर एआई में लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा एक्चुअली में ये प्रॉब्लम थी क्या, एक्चुअली में ये एल्गोरिदम क्यों यूज किया गया और जब मेरे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना है। इवन आप वाइब कोडिंग भी करोगे ना, फिर भी आप चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं मशीन लर्निंग से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मशीन लर्निंग क्या होता है और मशीन लर्निंग के कितने टाइप होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार उसको रिवाइज कर देते हैं। मशीन लर्निंग आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब जब मैं बात कर रहा हूँ मशीन लर्निंग के टोटल अभी तक आप लोगों ने सुना होगा 3 टाइप्स होते हैं। पहला ऑब्वियसली सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट। लेकिन अभी जिस पर्टिकुलर टाइप पे रिसर्च चल रही है, जिसके बारे में इतना लोगों को पता नहीं है, सुना नहीं है, दैट इज सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है, एक ओवरव्यू दे देता हूं आपको। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इट सिंपली मींस कि जब आपके पास जो इनपुट डेटा है, जो आउटपुट डेटा है, वो लेबल्ड डेटा, मतलब आप अपने मॉडल को जो भी डेटा फीड कर रहे हो उसमें ऑलरेडी लेबल्स हो, जिस लेबल को देख के आपका मॉडल चीजों को सीखता है और प्रेडिक्ट करता है। ये होता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। जब बात करते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जो डेटा है उसमें जो इनपुट डेटा है, जो आउटपुट डेटा है, उस पर कोई लेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने रो डेटा फीड कर दिया अपने मॉडल को, अब मॉडल खुद के अकॉर्डिंगली चीजों को सीखेगा, खुद के अकॉर्डिंगली लेबल्स क्रिएट करेगा। ये होता है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। बात करते हैं रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग की। तो रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग को इस तरीके से समझो कि एक पर्टिकुलर डेटा है, एक एनवायरमेंट है, एक प्रॉब्लम है। अब आपका मॉडल खुद ट्राई करेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, किसी मेथड का यूज करेगा। प्रॉब्लम सोल्व होगी तो रिवॉर्ड, प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी तो पनिशमेंट मिली, अलग तरीके से ट्राई करेगा, फिर से देखेगा, प्रॉब्लम सोल्व हुई तो रिवॉर्ड, नहीं सोल्व हुई तो पनिशमेंट। तो बेसिकली ये 3 मेजर टाइप होते हैं मशीन लर्निंग के, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब हम लोग एक एक करके हर टाइप में कितने एल्गोरिदम्स आते हैं और कौन से एल्गोरिदम्स कहां पे यूज होते हैं उसको सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बट ऑब्वियस है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम स्टार्ट होता है सबसे बेसिक लीनियर रिग्रेशन से। सबसे पहला एल्गोरिदम, नोट्स बना लेना, लीनियर रिग्रेशन। क्या होता है लीनियर रिग्रेशन? जब आपके पास ऐसा डेटा हो जिसमें डेटा के बीच में लीनियर रिलेशनशिप हो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सपोज करो, एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। आपके एरिया में जो हाउस की प्राइस है वो डिपेंड करती है हाउस की साइज पे और कितने रूम्स है उस पे। जैसे कि अगर हाउस की साइज है 1000 स्क्वायर फीट, उसमें 2 रूम है तो उसकी प्राइस होगी 30 लाख। अगर हाउस की साइज है 1500 स्क्वायर फीट और 3 रूम है तो उसकी प्राइस होगी 60 लाख। अब अगर कोई रैंडम नया डेटा आता है जिसकी हाउस की साइज है 2000 स्क्वायर फीट और उसमें 3 रूम है, तो एक लीनियर लाइन ड्रॉ करी जाएगी जो डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, लीनियर रिलेशनशिप चेक करती है और फिर वो आपको प्रेडिक्ट करके देती है नंबर, कि ये नंबर किस पर्टिकुलर साइड पे ज्यादा रिलेट करता है, लाइन के किस पोजीशन पे आता है, और फिर आपको प्रेडिक्टेड प्राइस मिलती है घर की। ये सबसे सिंपल, सबसे इजीएस्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, दैट इज लीनियर रिग्रेशन। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं लीनियर रिग्रेशन में, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा और इस तरीके से एक रैंडम लाइन ड्रॉ होती है। इधर आते हैं आपके कुछ डेटा पॉइंट्स, इधर आते हैं आपके कुछ डेटा पॉइंट्स। अब जब भी कोई नया डेटा पॉइंट एंटर होता है तो वो लाइन के किस साइड है उससे प्रेडिक्ट किया जाता है कि क्या आउटपुट मिलेगा। याद रखना। दूसरा एल्गोरिदम, द मोस्ट इंपोर्टेंट एल्गोरिदम, दैट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब इसका नाम लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, बट ये एल्गोरिदम यूज होता है क्लासिफिकेशन के लिए। याद रखना हमेशा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन नाम है लेकिन यूज होता है क्लासिफिकेशन के लिए। जब आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि जिसमें आपको आंसर चाहिए होता है यस, नो, हाँ या तो ना, क्या ये ईमेल स्पैम है या स्पैम नहीं है, क्या इस पेशेंट को डायबिटीज होगी या डायबिटीज नहीं होगी,
जब इस तरीके की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी होती है तब आपको यूज करना होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। इसके नाम में रिग्रेशन है तो ये थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन ये है एक्चुअली में क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, इसको याद रखना। ये बेसिकली सिग्मोइड फंक्शन का यूज करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सिग्मोइड फंक्शन का यूज होता है। सिग्मोइड फंक्शन मतलब एक एस टाइप का कर्व बनाएगा आपका, और इस फंक्शन में ये क्या करेगा कि आपके आउटपुट डेटा को 0 to 1 की रेंज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि अगर आपका आउटपुट आ रहा है 0.7 है ना, तो इसका मतलब हुआ कि 70% चांसेस है यस, और अगर आंसर आ रहा है 0.6 तो मतलब 60% चांस है। ये काम होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए। फर्स्ट आपका लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिलेशनशिप के लिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो एक्चुअली में है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थर्ड आपका जो एल्गोरिथम के बारे में हम बात करेंगे वो थर्ड एल्गोरिथम है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री जिस तरीके से हम डे टू डे लाइफ में डिसीजंस लेते हैं उसी तरीके से काम करता है। जब आपकी प्रॉब्लम्स कुछ इस टाइप की हो कि मुझे पढ़ना कब से स्टार्ट करना चाहिए, तो उसके लिए आप कुछ सिनेरियो सोचते हो। सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हो एग्जाम कब से, एग्जाम में 10 दिन बचे, अभी नहीं पढ़ना। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आया नो, उस पर डिपेंड करके आपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर सोचा। एग्जाम में कितने दिन बचे, ग्रेटर देन 10, हाँ तो अभी नहीं पढ़ना। लेस देन 2, हाँ तो आज पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका डिसीजन ट्री एल्गोरिथम काम करता है कि वो रैंडम ट्री बनाता है क्वेश्चंस की, और फिर उसके आंसर्स के बेस पे वो आपको लास्ट में एक प्रेडिक्शन, एक लास्ट में आंसर लाके देता है कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। ये होता है डिसीजन ट्री। लेकिन सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में अगर आप सोचोगे और एक ही एस्पेक्ट को ध्यान में रखोगे तो चांसेस आर हाई कि आपने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन परफेक्ट और एक्यूरेट नहीं होगा। और इसी लिमिटेशन को बीट करने के लिए हमारे पास अपना चौथा एल्गोरिथम है विच इज रैंडम फॉरेस्ट। इसका नाम ही है रैंडम फॉरेस्ट। तो ये बेसिकली एक फॉरेस्ट की तरह ही काम करता है। अब एक फॉरेस्ट में क्या होता है, एक फॉरेस्ट में होती है मल्टीपल ट्री। तो बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम में हम लोग मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बनाते हैं। जो अभी हमने डिसीजन ट्री में देखा ना कि एक ही एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ के फिर उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले रहे थे, अब यहां पे हम उसी तरीके के मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बनाएंगे, और वो मल्टीपल डिसीजन ट्री मिला के जो लास्ट में एक आउटपुट आएगा वो हमारा रियल आउटपुट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक डिसीजन ट्री पे रिलायबल रहना उससे बेटर है मल्टीपल डिसीजन ट्री पे रिलायबल रहना। तो रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री से थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है। डन है, तो ये बात हो गई रैंडम फॉरेस्ट की। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फिफ्थ एल्गोरिथम की विच इज SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन थोड़ा बहुत काम करता है लीनियर रिग्रेशन की तरह, बट मेजर डिफरेंस क्या है पता है? लीनियर रिग्रेशन में एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे हम लोग हमारे डेटा पॉइंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन अब आप एक बात सोचो कि सपोज करो कि एक मंदिर में जाने के लिए लाइन लगी हुई है, एक बाजू मेल एक बाजू फीमेल, और बीच में एक बहुत पतली सी रस्सी है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मेल और फीमेल की जो लाइन है वो मिक्स हो जाए, और ये आपने देखा भी होगा कई जगहों पे जहां पे क्यों होती है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करता है, एक बीच में एक पूरा स्केल बनाता है, सिर्फ एक सिंपल सी लाइन नहीं बनाता। कुछ इस तरीके से मैं आपको ग्राफ में ड्रॉ करके बताता हूँ। ये आपका ग्राफ है, ये आपके डेटा पॉइंट्स है, ये आपके दूसरे डेटा पॉइंट्स है। इसके बीच में एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो ये लीनियर रिग्रेशन हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, एक वेक्टर बना देगा, इस तरीके से एक वेक्टर बना देगा। अब इस वेक्टर से होता क्या है, जो डेटा पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है वो बढ़ जाता है, और डिफरेंस बढ़ने की वजह से दो डेटा पॉइंट्स आपस में मिक्स नहीं होते, तो डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है, प्रेडिक्शन करना बहुत इजी हो जाता है। देखो मैं इस पूरे वीडियो में किसी भी एल्गोरिथम के पीछे के मैथ्स के बारे में बात नहीं करूंगा। डन है, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं कि कितने एल्गोरिथम होते हैं और वो एल्गोरिथम किस तरीके से काम कर रहे हो। तो ये होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन के बेसिकली दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, और दूसरा टाइप होता है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। मतलब कि इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को आप क्लासिफिकेशन में भी यूज कर सकते हो, इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को आप रिग्रेशन में भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे 5 एल्गोरिथम। सिक्स्थ एल्गोरिथम इंटरव्यूज में और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में सबसे ज्यादा जो एल्गोरिथम यूज होता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग में, वो यूज होता है KNN। KNN क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है के
नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम कैसे काम करता है? सपोज करो आप लोगों का कॉलेज में फर्स्ट डे, आप लोग कॉलेज में गए, आप सिंगल अलोन कॉलेज में गए हो, आप देख रहे हो कि रैंडम ग्रुप्स में बच्चे बैठे हुए, आप जाते हो और जाके एनालाइज करते हो सारे ग्रुप्स को और देखते हो कि आपके अकॉर्डिंगली, आपके नेचर के अकॉर्डिंगली कौन से ग्रुप में बच्चे ज्यादा मैच हो रहे हैं आपसे, आप उस ग्रुप में जाके बात करना शुरू कर। बस इसी तरीके से के नियरेस्ट नेबर भी काम करता है। के का मतलब होता है कितने ग्रुप्स बनाने। सपोज के इज इक्वल टू 3, तो 3 ग्रुप बनेंगे। अब जब भी कोई नया डेटा पॉइंट आएगा तो वो ये चेक करेगा कि ये नया डेटा पॉइंट कौन से ग्रुप के सबसे पास में, यानी कौन से ग्रुप से उस डेटा पॉइंट का डिस्टेंस सबसे कम है। जिस भी ग्रुप से उसका डिस्टेंस सबसे कम होगा, हम उस डेटा पॉइंट को उस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं के नियरेस्ट नेबर। देखो कुछ इस तरीके से, ये मेरा ग्राफ है, ये मैंने 3 नेबर बना दिए, यानी कि के इज इक्वल टू 3 है। एक नया डेटा पॉइंट आया जो यहाँ पे, अब आपको देख के पता चल रहा होगा कि कहां पे कौन से वाले ग्रुप से डिस्टेंस सबसे कम है इसका, ऑब्वियसली इस वाले ग्रुप से। तो इस डेटा पॉइंट को मैं इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इस तरीके से काम करता है मेरा KNN। फिर आता है आपका 7th एल्गोरिदम विच इज नेव बायस। नेव बायस एल्गोरिदम आपका ये पूरा मैथ्स पे काम करता है। इसमें ओवरव्यू देने के लिए मेरे पास सिर्फ इतनी सी चीज है कि नेव बायस एल्गोरिदम आपका काम करता है बायस थियरम पे। जो बायस थियरम होता है ना, उस पे काम करता है। इसको पढ़ने के लिए, इसका ओवरव्यू समझने के लिए हमको मैथ्स में जाना पड़ेगा, जो अभी हम लोग नहीं जाएंगे। बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का। फिर लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये एल्गोरिदम नहीं आता ना तो आप कोई भी इंटरव्यूज क्लियर कर ही नहीं सकते। दैट इज ग्रेडियंट बूस्टिंग प्लस XGBoost एल्गोरिदम। ग्रेडियंट बूस्टिंग और XGBoost एल्गोरिदम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। ये आपको रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों करके देते हैं। तो बेसिकली ये 8 एल्गोरिदम होते हैं सुपरवाइज। अच्छा, सिर्फ ये 8 एल्गोरिदम होते हैं मैंने ऐसा नहीं बोला है। ये 8 एल्गोरिदम मेजर एल्गोरिदम्स है। अगर ये 8 एल्गोरिदम्स आपको आते हैं, इनके इंट्यूशन, मैथ इंट्यूशन आपको पता है, आपको पता है कि किसको कहां पे यूज करना है, तो आप बाकी के किसी भी एल्गोरिदम्स को या 90% ऑफ द काम इजीली कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोगों ने सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के 8 एल्गोरिदम्स के बारे में बात करी। लास्ट में हमने बात करी बूस्टिंग, ग्रेडियंट बूस्टिंग और XGBoost के बारे में। एक फनी बात है, ग्रेडियंट बूस्टिंग और XGBoost एल्गोरिदम काम कैसे करते हैं कि जो मेंबर्स अभी तक थे, मतलब कि जो डेटा अभी तक था, उनके प्रेडिक्शन में कुछ गलतियां होंगी। अब ग्रेडियंट बूस्टिंग उस गलतियों को सुधारने पे ध्यान नहीं देता। वो क्या करता है, नया मेंबर्स जब आते हैं तो वो नए मेंबर पिछले मेंबर्स की गलतियों को सुधारते हैं। मतलब इस तरीके से वो अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाते। अब मुझे पता है कि अभी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा। इजी मैथ्स है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के बारे में। उसमें सबसे पहला एल्गोरिदम आता है आपका के मींस क्लस्टरिंग। के मींस क्लस्टरिंग होता क्या है, देखो क्लस्टर्स बनाने होते हैं बेसिकली, और के इज इक्वल टू सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मतलब एक सेंटर पॉइंट। हर क्लस्टर का हम एक सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे। ये मेरा पहला क्लस्टर, ये मेरा दूसरा क्लस्टर, ये तीसरा क्लस्टर। हर क्लस्टर में एक सेंटर पॉइंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, हर क्लस्टर का एक सेंटर पॉइंट होगा। अब जब कोई नया डेटा आएगा तो वो नया डेटा किस सेंट्रोइड के सबसे पास में, डिस्टेंस सबसे कम है, उस पर्टिकुलर क्लस्टर में चला जाएगा। ये होता है सिंपल के मींस क्लस्टरिंग। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, के मींस क्लस्टरिंग में जो क्लस्टर्स बनते हैं वो राउंड शेप के क्लस्टर बनते हैं, ये हमेशा याद रखना। और के मींस क्लस्टरिंग इस पर्टिकुलर चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये क्लस्टर है या नॉइस है। तो इस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमारे पास हमारा सेकंड एल्गोरिदम है DBSCAN। DBSCAN एल्गोरिदम भी आपका क्लस्टर पे काम करता है, लेकिन ये क्लस्टर बनाता है डेंसिटी से। अब डेंसिटी कैसे काम करती है कि जिस पर्टिकुलर जगह पे डेंसिटी हाई होगी उसको वो क्लस्टर बोलेगा, और जिस पर्टिकुलर जगह पे डेंसिटी लो होगी उसको नॉइस बोल के इग्नोर कर देगा। तो DBSCAN बेसिकली यूज वहां पे होता है जहां पे आपके पास बहुत ज्यादा नॉइज होता है डेटा में, या आउटलायर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये खुद की इंटेलिजेंस से उस नॉइज को और उस आउटलायर्स को रिमूव करने में आपकी हेल्प कर देगा। तीसरा जो आपका एल्गोरिदम होता है वो है PCA। PCA बेसिकली मींस प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का मतलब होता है कि जब आपके पास जो डेटा है, अब सपोज करो आपके पास जो डेटा होता है ना वो कभी भी सिंगल डायमेंशन में नहीं होता। मतलब सिंगल डायमेंशनल डेटा भी होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो सिंगल डायमेंशनल डेटा का इतना यूज होता नहीं है, मल्टीपल डायमेंशंस में होता है आपका डेटा। तो जब आपके पास इतनी ज्यादा डायमेंशंस होती हैं जिसके आपको नीड भी नहीं है, तो आपको उस डायमेंशंस को रिडक्ट करना पड़ता है। तो PCA यूज होता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए। वो आपके डेटा के डायमेंशंस को रिडक्ट करके आपको
परफेक्ट डेटा लाके देगा टू यूज। ये होता है पीसी एल्गोरिदम। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम इज एनोमली डिटेक्शन। एनोमली का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल नहीं है, दैट इज एनोमली। तो एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिदम भी ऐसे ही काम करता है। वो क्या करता है? जो नॉर्मल डेटा आप उसको फीड करते हो, उससे वो सीखता है कि इसको नॉर्मल बोलते हैं, और फिर वो एबनॉर्मल डेटा को दूर कर देता है। दैट इज हाउ एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिदम वर्क। तो ये बेसिकली हमने 12 एल्गोरिदम देखे अभी के लिए, और कौन से एल्गोरिदम किस तरीके से काम कर रहे हैं, एक ओवरव्यू। किसी के मैथ्स इंट्यूशन के बारे में हमने बात नहीं करी। ये वीडियो एक बार आप देखोगे तो शायद आपको सारे एल्गोरिदम के बारे में ना समझ में आए, लेकिन 2 बार 3 बार जब आप इसको रिपीटेडली देखोगे तो धीमे धीमे चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी कि अच्छा, ये एल्गोरिदम अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, ये करता है, इसका ये काम है, ये कर। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। डन है। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।